हेलो नमस्कार। मैं संग्राम पवार, एजुकेन में आपका स्वागत है। और जैसे कि एसआई की मेंस की सीरीज़ चल रही है, उसमें 15th टॉपिक जो है आप देखेंगे, जो भाग 2 एक हिसाब से बोल सकते हैं, जीएस वाला जो पोर्शन है उसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में दिया गया है, मानवाधिकार के बारे में दिया गया है। तो आइए आज उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है उस पर देखते हैं। और ये टॉपिक जो है, जो चीज़ मैंने कवर करने की कोशिश की है, इसमें आप पीएससी मेंस भी अगर दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए चालू करते हैं। इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा कि एक सीरीज़ प्लेलिस्ट में बनी हुई है एसआई मेंस की, तो उसमें जाके और लेक्चर भी देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसके अलावा टेलीग्राम में जो है पीडीएफ शेयर किए जा रहे हैं, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए चालू करते हैं आज का टॉपिक। तो ह्यूमन राइट्स, तो ये ह्यूमन राइट्स बेसिकली होते क्या हैं? तो ह्यूमन राइट्स नाम से समझ में आ रहा है मानव अधिकार। ये ऐसे अधिकार हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि मानव होने के नाते किसी भी व्यक्ति को मिलने चाहिए। तो इसे अगर हम देखें तो ये कोई नई अवधारणा या नया कंसेप्ट नहीं है, ये प्राचीन समय से है। चाहे वो आप भारतीय संस्कृति या भारतीय कल्चर में देख लें या वेस्टर्न कल्चर में देख लें, हर जगह जो है आपको दिखाई देगा कि मानव अधिकार जो है किसी न किसी तरीके से जो है एक तरह से सोसाइटी में रहे हैं। लेकिन अचानक से इसको इतना ज़्यादा वेटेज क्यों दिया जाने लगा? तो कारण ये है कि जो ज़्यादतियाँ हुई दोनों विश्व युद्ध के बाद, पहले और दूसरे, आम नागरिकों के साथ, तो इसके बाद जो है उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ ह्यूमन राइट्स का जो है संरक्षण उनको प्रदान करना आवश्यक हो गया था। तो इसी कारण से जो है हर देश में जो है आने वाले समय में इसको लेकर कुछ ना कुछ बात की गई है। इवन यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र ने भी एक खास तौर पर एक जो है परिषद का गठन किया है जो कि ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार से संबंधित है, उनके संरक्षण से संबंधित है। तो आज उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो ह्यूमन राइट्स क्या है? तो ह्यूमन राइट्स जो है एक ह्यूमन होने के नाते, ह्यूमन बीइंग होने के नाते किसी भी व्यक्ति को जो है रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, इस किसी भी आधार पर जो है उसके साथ जो है सेफ्टी दी जाएगी उसको। ये सारे चीज़ एक मानव के होने के नाते जो इन सब चीज़ के अधिकार हैं। उसको साथ में राइट टू लाइफ और लिबर्टी है, स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार है। साथ में फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, दास प्रथा जो थी वो नहीं किया जा सकता, टॉर्चर नहीं किया जा सकता, उसको अपने मत देने का, उसको एक्सप्रेस करने का भी अधिकार होगा। और बिना डिस्क्रिमिनेशन के जो है उसके साथ ये सारे अधिकार मिलेंगे। वही डेफिनेशन सेम हिंदी में भी लिखी हुई है। नस्ल, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या किसी भी अन्य तरीके से जो है मतलब किसी भी मानव को जो है ये सारे अधिकार मिलेंगे। ठीक है। अब ये जब हम देखेंगे डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के बाद अगर हम ये टॉपिक देखें तो इसको हम दो तरीकों से पढ़ सकते हैं। तो क्या दो तरीकों से जान सकते हैं? एक तो हो जाएगा आपका क्या इंटरनेशनल एस्पेक्ट क्या है ह्यूमन राइट्स से संबंधित। दूसरा हम देख सकते हैं क्या भारतीय एस्पेक्ट क्या है, नेशनल, राष्ट्रीय तौर पर क्या अधिकार मिल रखे हैं इसमें। चलिए आके देखते हैं आगे। प्रिंसिपल की बात हो रही है, सिद्धांत। ये यूएनएफपीए की वेबसाइट से जाके मैंने देखा उसमें क्या क्या सिद्धांत मेंशन्ड हैं। तो आप देखेंगे इंडिविजिबल है, अविभाज्य है। ये ह्यूमन राइट्स जो है इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ठीक, किसी पर आधारित नहीं है। मानव होने के नाते आपको ये अधिकार मिलेंगे ही। इंटर रिलेटेड है, परस्पर हैं, आपस में संबंधित हैं। ठीक। फिर क्या बोल रहा है? पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन है, भागीदारी और समावेश है इनमें। ठीक। आगे आते हैं इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, समानता और गैर भेदभाव है इसमें। ठीक, कि भाई हर किसी को समानता रहेगी ह्यूमन राइट्स में, और साथ में किसी के साथ भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा इसमें। मानव होने के नाते ये सारे अधिकार हैं। ठीक। अकाउंटेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ, जवाबदेही है और कानून का शासन जरूरी है। ठीक। आगे आते हैं इनएलिएनेबल या फिर अविच्छेद्य है। उसके अलावा इंटरडिपेंडेंस एंड इंटर रिलेटेडनेस है, परस्पर निर्भरता और अंतर संबंध है इनमें। और सार्वभौम है, यूनिवर्सल है। तो ये सब ध्यान रखेंगे आप। ये सारे जो है इसके प्रिंसिपल्स हैं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए ऐसा, और अगर कोई मेंस लिख रहे हैं तो इस तरीके का आप जो है
ऐसे में ह्यूमन राइट्स से संबंधित कुछ आ रहा है तो आप उसमें ज़रूर ये सारी चीज़ें बता सकते हैं कहीं फ्लो चार्ट बनाकर। बेसिक्स में आते हैं। बेसिक्स मतलब इस डेफिनेशन से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित कुछ बेसिक्स। क्या बेसिक्स? तो भाई मानव होने के नाते जो अधिकार मिल रहे हैं वो उसी को ह्यूमन राइट्स कहते हैं। अब ये क्या है? फंडामेंटल है, मौलिक है नेचर में। कैसे? राइट टू लाइफ टू दोज दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग। आपके जीवन को जो है जीने लायक जो चीज़ बनाती है उन्हें ही इंक्लूड किया जा रहा है। जैसे क्या? राइट टू फूड, खाने का अधिकार है, एजुकेशन, शिक्षा, वर्क, हेल्थ एंड लिबर्टी। मतलब मानव होने के नाते तथा आपके जीवन को जो है ये जीने लायक बनाने के लिए, वर्थ ऑफ लिविंग बनाने के लिए जो है ये अधिकार मिले हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? फंडामेंटल। ये सारे आपका ह्यूमन राइट्स, ये बेसिक हैं, सबसे मौलिक अधिकार हैं एक तरीके से। ठीक, आगे आते हैं। ये ज़रूर याद रखेंगे कि कब मनाया जाता है आपका वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। ये पूछ सकता है प्री में या मेंस में भी, ऑब्जेक्टिव टाइप में। कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 10 दिसंबर को? तो यूनाइटेड नेशन, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली होती है। ये यूनाइटेड नेशन का टॉपिक भी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, ये भी हम जल्दी चालू करने वाले हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 1948 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने जो है एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया। क्या है ये डिक्लेरेशन? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है इसे। ठीक है, मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक। ठीक, तो इसमें क्या बात की गई कि, और ये पार्ट किसका है? तो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का। ठीक, ये आगे क्लियर होगा आपका क्या है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। और यूएसडीआर क्या था? तो डिक्लेरेशन कर दिया, एक सार्वभौमिक डिक्लेरेशन। किस चीज़ का? मानव अधिकारों के बारे में। कब किया? तो 1948 में, कि भाई मानव अधिकार कुछ हैं और ये सारे यूनिवर्सल हैं, उसका कुछ डिक्लेरेशन किया। और कब किया था? 10 दिसंबर को किया था। तो इसी कारण जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है आपका क्या? वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। इसके अलावा पूछा जाए आगे हम देखेंगे ह्यूमन राइट्स का एक कमीशन भी है ना। तो ये कमीशन या काउंसिल जो है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर याद रखेंगे जिनीवा में है ना। और इसका हाई कमिश्नर का ऑफिस भी है यहीं पर। ठीक, आगे आते हैं हम इसी में। इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब ह्यूमन राइट्स जो मानव अधिकार जो है इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो जो नॉर्मल मान्यता है उसके हिसाब से जो है अर्ली मॉडर्न यूरोप में जो है ये आइडिया का विकास हुआ। और उस समय इसे क्या बोला जा रहा था? कुछ प्राकृतिक अधिकार, स्वाभाविक अधिकार, नेचुरल राइट्स कहा जा रहा था। और जैसे जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, ह्यूज, ये ऐसे जो बड़े बड़े थिंकर, फिलोसफर्स रहे, इनने जो है बोला कि कुछ नेचुरल राइट्स होने चाहिए मानव के लिए। ठीक, वही चीज़ की बात की इनने। तो अब इसका और क्या हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन, कैसे उत्पत्ति हुई, उसी में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव अधिकारों के लिए जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एक मैग्ना कार्टा आया था जिसे जो है लिबर्टी और जस्टिस इंडिविजुअल व्यक्ति के, उसका जो है पहला कोई विधेयक या पहला कोई डॉक्यूमेंट अगर कोई है तो उसे बोला जाए, वो कौन सा है? मैग्ना कार्टा। ये 1215 में आया था। कहाँ आया था? तो ब्रिटेन में लाया गया था। पहला ऐसा कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट है जिसमें बात की गई है जस्टिस की, लिबर्टी की। तो ध्यान रखेंगे मैग्ना कार्टा। वैसे ही कुछ साल बाद क्या आया? बिल ऑफ राइट्स आया। इसमें भी बात की गई थी क्या? कुछ अधिकारों की जो मानव को मिलने चाहिए। इसके अलावा आते हैं हम तो यूनाइटेड स्टेट्स जब इनकी आज़ादी हुई तो इसका जो डिक्लेरेशन है, हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान की प्रस्तावना भी है वो कहीं ना कहीं कहाँ से ली है या किससे इंस्पायर्ड है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो उनका इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन था, 1776 में उनको जो है आज़ादी मिली। और पहला डेमोक्रेटिक देश जो है स्थापित हुआ कब? 1776 में। तो वहाँ पे भी जो है मानव के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई, उनके अधिकार, मौलिक अधिकारों के बात की गई। तो यहाँ से भी हमको मिलता है कि कुछ सोर्स है। इसके अलावा देखते हैं क्या कि द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789 फ्रांस में। तो लगभग आप देखोगे कि जो माना जाता है वेस्ट में स्पेशली, और ये मॉडर्न जो समय चल रहा है इसमें जो ये बात की जा रही है, जैसे भी थॉट्स हैं डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस,
ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे जो विचार हैं, इनकी उत्पत्ति जो है इन दो क्रांतियों से हुई है। एक है अमेरिकन क्रांति और दूसरी है फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति भी जब हुई थी 1789 के आसपास, तो वहाँ पर जो है कुछ आदमी के राइट्स या अधिकारों के बारे में बात की गई थी। ठीक, चलिए तो आगे आते हैं हम। तो ये तो कॉमन अवधारणा है कि ऐसा इवोल्यूशन हुआ और ह्यूमन राइट्स तक पहुंचा। लेकिन अगर हम लोग देखें तो सबसे प्राचीन कंसेप्ट है, नया तो है नहीं, मैंने बोला। और ये कंसेप्ट ना ही ईस्ट को बिलोंग करता है ना ही वेस्ट को बिलोंग करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि भारत में भी अगर हम देखें प्राचीन समय से, तो प्राचीन समय से हम देखेंगे भारत में मानव अधिकारों के संबंध में जो है बात की गई। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, और ये आइडिया जो है न्यू थिंकर्स या विचारकों का नहीं है, प्राचीन विचारकों का भी जो है ये विचार रहा है। फ्रॉम पास्ट जो है वेरियस फिलोसोफर्स, कई सारे जो है आपके दार्शनिक और थिंकर्स, विचारक जो रहे वो इसकी बात करते रहे। और ये मुख्यतः जो अगर बोलें कि इसका वेटेज क्यों दिया गया, तो 2 वर्ल्ड वॉर के कारण जो है ज्यादतियाँ जो हुई उसमें किया गया। इसी में मैंने बताया 1948 में क्या यूनिवर्सल, ये पूछ सकता है, याद रखेंगे 1948 10 दिसंबर को क्या किया गया, यूनाइटेड नेशन में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को उसकी जनरल असेंबली में जो है एक्सेप्ट कर लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया। और इसके बाद ही क्या हुआ, आने वाले समय में 1966 में जो है 2 मेजर और डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए, दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन में, जिसे एडॉप्ट कर लिया गया। क्या थे? द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। वैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये कन्वेंशन है, आई इसमें से थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, आई है बीच में, इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। और दूसरा क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध। और ये दोनों कब फोर्स में आए थे? 1976 में। तो मैंने जो अभी बताया आपको, एक तो USDR, ये जो कि 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया। इसके अलावा जो ये दो डॉक्यूमेंट आए जो कि 1976 को अपनाए गए, लाए गए थे 66 में। ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? तो मैंने जो बोला था इंटरनेशनल बिल ऑन ह्यूमन राइट्स, जो इनिशियली बताया था यही, इसी को ये तीनों मिलकर कहलाते हैं इंटरनेशनल बिल ऑन ह्यूमन राइट्स। तो मैंने जब टॉपिक शुरू में पढ़ाना चालू किया था तो बोला था इसको 2 पहलुओं में हम पढ़ेंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय पहलू में। तो अंतर्राष्ट्रीय पहलू में तो बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, वही चीज़ फिर से लिखी है यहाँ पर कि उन दोनों को मिला करके क्या किया गया, बनाया गया आपका, तीनों को, माफ़ कीजिएगा, USDR और 2 कन्वेंशन जो थे, अनुबंध जो थे, उन सबको मिलाकर बनाया गया। अब ये जो USDR आया, इसमें बात की गई क्या, 30 आर्टिकल या 30 प्रिंसिपल बनाए गए जिसमें ह्यूमन राइट्स को डिफाइन किया गया, लिस्ट बनाई गई। तो ये जो डिक्लेरेशन जो था ह्यूमन राइट्स का, उसमें कितने आर्टिकल थे? तो 30 आर्टिकल थे, याद रखेंगे 1948 में अपनाया गया था। ठीक है, वही चीज़ 66 में आया था, 76 में अपनाया गया। ठीक, ये तीनों साथ में मिलकर क्या कहलाते हैं? तो इंटरनेशनल बिल ऑन ह्यूमन राइट्स, अंतर्राष्ट्रीय विधेयक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा और कुछ जो कन्वेंशंस हुए, ट्रिटीज़ हुई, तो ध्यान रख लेंगे ईयर के हिसाब से अगर पूछ लिया जाए। ये ज़्यादा मेंस, अगर कोई PSC मेंस लिख रहा है तो उनके लिए जो है कोट करने के लिए अच्छा है ये। तो कन्वेंशन हुआ था क्या, राइट्स ऑफ चाइल्ड के लिए 1989 में। इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ काहे में, प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम एनफोर्स डिसअपीयरेंस, जो कोई गायब हो जाते हैं उसके लिए। उसके अलावा माइग्रेंट्स, जो वर्कर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेंट्स करते हैं, उनके लिए। उसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, है ना। क्राइम और जीनोसाइड, जीनोसाइड होता है जब बड़े लेवल पर आम जनता के साथ कुछ घटनाएं होती हैं जिसमें जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस किया जाता है, तो उसे जीनोसाइड कहा जाता है। तो प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड कब हुआ? ये 1948 में। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर भी जो है एक कन्वेंशन बनाया गया, एक अनुबंध किया गया। तो इसी तरह के और कुछ हैं, उसको आप ध्यान रख लेंगे। ये आर्टिकल दिए हैं USDR के, देखेंगे आप तो आपको बहुत सारे जो है हमारे संविधान में जैसे फंडामेंटल राइट्स है, तो उसमें भी जो है आपको ये सारे अधिकार मिल जाएंगे। ठीक,
आगे आते हैं इसी टॉपिक में, हम देखते हैं UNHRC। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय पहलू पढ़ रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय पहलू में ही हम देखेंगे अब क्या, जो एक संस्था बनाई गई, एक परिषद बनाया गया, ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, आपकी सरकारी संगठन है, एक अंतर्राज्यीय संगठन है, निकाय है। और इसमें क्या है कि यूनाइटेड नेशन के लगभग सब देश शामिल होते हैं और इसमें ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और साथ में क्या करना है, एड्रेस करना है सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। अगर कहीं सिचुएशन हो रही जहाँ पर मानव अधिकार का जो है हनन हो रहा है, तो वहाँ पे भी ये उसे संरक्षण देंगे। तो यही बोल रहे हैं, मानव अधिकारों के उल्लंघन की स्थितियों को संबोधित करने और उन पर सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार हैं। फिर काउंसिल जो कब बना, ये पूछ सकता है। पहले तो आपको समझ में आना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो प्रमोशन और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दूसरा ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर वायलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, तो उस समय भी जो है ये संस्था का रोल रहता है। अब देखते हैं ये काउंसिल का गठन कब हुआ है, तो पेपर में पूछ सकता है कब हुआ है, तो 15 मार्च 2006 को गठन हुआ है, याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। और इसका पहला जो सेशन हुआ था वो भी याद रखेंगे, 19 से 30 जून के बीच में जो है इसका पहला सेशन हुआ था। ठीक, ये उन्हीं की वेबसाइट से जाके कुछ चीज़ मैंने निकाली है, तो देख सकते हैं क्या बोल रहा है, ह्यूमन राइट काउंसिल इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का ही अंग है ये वाला काउंसिल। अब इसका काम क्या क्या है, तो क्या काम है इसका, ऑल पीपल नो अबाउट देयर राइट्स, मतलब सभी अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए सभी लोगों को। ऑल पीपल कैन यूज देयर राइट्स, सभी लोग जो है अपने अधिकारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि क्या बोल रहा है, राइट्स आर थिंग्स दैट शुड हैपन फॉर एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन हैज़ राइट टू, मतलब ये जो अधिकार हैं ये सबके लिए हैं, सबके लिए होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल बोल रहा है, हर किसी को अधिकार है, कैसा, जीने का अधिकार है ना, फेयरली, बराबरी या समानता में जो है उनके साथ व्यवहार किया जाए, है ना, स्कूल जाने का अधिकार है ना, हैव अ से इन द वे हिज और हर कंट्री रन्स, किसी का देश कैसे संचालित हो इस पर भी जो है वो अपना मत दे सकते हैं, ये भी इंक्लूडेड है उसमें। ठीक, तो ये सारे जो हैं कुछ इस तरीके के अधिकार होंगे, ऐसा उनकी वेबसाइट में मिलता है हमको। आगे आते हैं, ह्यूमन राइट काउंसिल क्या करता है, मतलब जो अब टॉपिक पढ़ रहे हैं, ह्यूमन राइट काउंसिल क्या करता है। तो ह्यूमन राइट काउंसिल देखता है कि इट मेक श्योर दैट ऑल पीपल अंडरस्टैंड देयर राइट्स, यह कहता है कि हर कोई अपने अधिकारों के बारे में समझे। ठीक, ये और क्या बोलता है कि इट मेक श्योर दैट ऑल पीपल हैव सेम राइट्स, हर को जो है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, क्या, इक्वलिटी, समानता, सबको बराबर का अधिकार है, सबको उनके अधिकार पता होना चाहिए। उसके बाद में क्या बोल रहा है, इट चेक्स ऑल द पीपल यूज देयर राइट्स, ये देखता है कि हर व्यक्ति जो है अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर पा रहा है या नहीं। ठीक, फिर क्या, इट चेक्स what governments do to protect the rights of their people in their country, मतलब गवर्नमेंट भी क्या कर रही है उनके जो नागरिक हैं उनके अधिकारों को संरक्षण के लिए। इसके अलावा इट चेक्स इफ गवर्नमेंट डू व्हाट दे एग्रीड ऑन एट द यूनाइटेड नेशन, खास तौर पर अगर यूनाइटेड नेशन में कोई चीज़ से बात हुई है और उसमें कोई सरकार जो है मान गई है कि हाँ भाई ऐसे हम ट्रीट करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, ये वो चीज़ को भी चेक करेगी कि गवर्नमेंट ने जैसा प्रॉमिस किया है वैसी चीज़ें हो रही हैं या नहीं। ठीक, तो ये क्या हो गए, कुछ इनके डिफरेंट कार्य हो गए, किसके, UNHRC के। ठीक, अब ये काम कैसे करती है, तो भाई पहली बात तो ये 2006 से काम करना चालू की है। ठीक, इसके अलावा हर कंट्री जो है जो कि यूनाइटेड नेशन का भाग है, जो कि आपका संयुक्त राष्ट्र के जो भी देश हैं जितने भी, वो सब जो है इसका भाग हैं, इसके कार्य में जो है शामिल होते हैं। लेकिन जो है निर्णय लेने में जो है मात्र 47 कंट्रीज रहती हैं, याद रखेंगे, पेपर में पूछ सकता है। निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग में जो है 47 कंट्रीज ही रहेंगी, सब मेंबर जरूर रहेंगे लेकिन निर्णय कौन लेगा, 47 मेंबर्स। ये जो है, और इनका 47 नेशंस का चुनाव कहाँ से होता है, तो यही पूरी की पूरी जनरल असेंबली के द्वारा जो है इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, ठीक, तो अब ये जो है 47 कंट्रीज हैं, इनका 52वां सेशन होना है, मतलब चल रहा होगा, हो चुका है।
27 फरवरी से आपका 4 अप्रैल 2023, याद रखेंगे 52वां सेशन हुआ है। ठीक, पहला सेशन का भी मैंने डेट बता दिया है। अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो वैक्लाव बालेक। ये 17th साइकिल है, इनका अलग अलग साइकिल चल रहा होगा, तो 17th साइकिल में जो है ये बने हैं कहाँ के प्रेसिडेंट, UNHRC के। ठीक है, याद रखेंगे। अब जो 47 सदस्य जो मैंने बताया 47, तो उसमें भारत का जो है पुनः निर्वाचन हुआ है, वापस से चुना गया है इन 47 मेंबर में। तो भारत अभी जो है 2024 तक के 2 साल के लिए जो है मेंबर रहेगा। 14 अक्टूबर 2021 में चुनाव हुआ था, 22 से 23 के लिए। अब कुछ NGO भी हैं जो ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो इनमें आप नाम देख लेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि मानव अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करता है। तो ये और बहुत सारे हैं, आप नाम याद रख सकते हैं, एमनेस्टी को ज़रूर याद रखेंगे। ठीक, ये आप जो है PDF में और चेक कर लेंगे। आगे आते हैं हम अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स। अब पहले बात कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या होते हैं भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जानने के पहले जो है हमको जानना ज़रूरी है किसके बारे में, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, MDG कहा जाता था, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स। तो क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में कुछ सन 2000 में कुछ 8 अधिकार अपनाए गए थे, जो कि बात करते थे पर्यावरण संरक्षण की, जो कि बात करते थे क्या, मानव अधिकारों की। तो ऐसे कुछ 8 लिस्ट थे, और इनका लक्ष्य था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, 2000 में जो मिलेनियल कंप्लीट हो रहा था, तो मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये 2000 से 2015 तक के इन्हें हासिल करना, ऐसा लक्ष्य रखा गया था। ठीक, उसके बाद जो है 2015 में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपनाए गए फाइनली, है ना। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए कहाँ से? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए रियो डी जेनेरियो में, जो है ब्राज़ील में है, जान रहे हैं सब कोई। तो रियो डी जेनेरियो में जो है बैठक हुई थी, रियो डी जेनेरियो में 2012 में जो है बैठक हुई थी, और इसमें बात की गई क्या कि सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत, और डेवलपमेंट विकास। तो हमें ऐसा विकास करना है जिससे क्या वो सस्टेनेबल हो, सतत हो, कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है, हमारा विकास ऐसा होना चाहिए कि आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज जो संपदाएं हैं वो बची रहनी चाहिए। हमारा विकास जो है इस तरीके से होना चाहिए जिसमें सिर्फ जो है संपदाओं को समाप्त करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें संपदाओं को कंजर्व भी करना है, उनका संरक्षण भी करना है, इस तरीके से हमें विकास करना है। तो ये बात की गई, और फाइनली जो है 2015 में जो पेरिस में, नहीं 2015 में जो है यूनाइटेड नेशन की जो बैठक हुई उसमें SDG को अपना लिया गया, याद रखेंगे SDG को अपना लिया गया, और बोला गया क्या, इसको 2015 से 2030 के बीच में हमें क्या करना है, हासिल करना है। तो याद रखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2015 में अपनाया गया। ये कितने हैं तो ये भी याद रखेंगे, ये 17 गोल हैं। पेपर में कई बार पूछता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने गोल हैं, तो 17 हैं, और इसमें कुछ टारगेट्स भी हैं, छोटे छोटे टारगेट्स भी तय किए गए हैं। तो टारगेट्स भी पूछ सकता है कई बार पेपर में, तो 169 टारगेट्स हैं, 17 गोल और 169 जो है टारगेट्स हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक, तो इसी में जब हम देखते हैं मानव अधिकार और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, तो हम देखते हैं क्या कि गोल नंबर 16 और गोल नंबर 17, इन दोनों में बात की गई है क्या, मानव अधिकारों से संबंधित कुछ ना कुछ। तो 16वां बोलता है रूल ऑफ लॉ, है ना, कानून का शासन, विधि का शासन, एक्सेस टू जस्टिस एंड पर्सनल सिक्योरिटी। ये तीनों के तीनों हमको क्या दिख रहा है, मानव अधिकार से संबंधित। उसके अलावा एज वेल एज अनेबलिंग इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, है ना, काहे के लिए, 17वां बोल रहा है ये सारी सिचुएशन के लिए। ठीक, तो 16वां और 17वां बात करता है जो कि है मानव अधिकार से संबंधित। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक, तो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, वही चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक,
और ये याद रखेंगे वर्ष जरूर, कब से कब तक। पहली बार जो है यूनाइटेड नेशन की बैठक हुई थी रियो डी जेनेरियो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और उसी में जो है सबसे पहले जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होने चाहिए इसके बारे में बात की गई थी। और फाइनली 2015 से 2030 के बीच में जो है इसे हासिल करना ऐसा लक्ष्य तय किया गया। और कोशिश करेंगे कि वो 17 गोल्स कौन से मैं साथ में लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। मोटा मोटी कुछ वो लक्ष्य अगर ध्यान रह जाए तो मेंस में इंपॉर्टेंट, अगर कोई पीएससी मेंस लिख रहा है तो उसमें ज़रूरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे आपको। चलिए आगे आते हैं। अब इंडियन एस्पेक्ट में आते हैं। तो इंडियन एस्पेक्ट्स में भी हम आते हैं तो ऋग्वेद के काल से अगर देखें हम तो मानव अधिकारों के बारे में बात हुई है ना। उसमें आप देखो चाहे सभा हो या समिति हो, हर कोई को जो है उसमें अपने बातें कहने का, निर्णय लेने में भागीदारी देने का, सब चीज़ का जो है पावर था। इसके अलावा जो है सोसाइटी भी जो डिवाइड थी, चाहे वो वर्ण व्यवस्था थी तो वो क्या थी, कर्म के आधार पर थी, ना कि जन्म के आधार पर। तो हम देखते हैं कि उसमें भी हमको क्या मिल रहा है, इक्वलिटी की बात हो रही है। इसी इक्वलिटी जब ये बिगड़ेगा आने वाले समय में, उत्तर वैदिक काल में जो इक्वलिटी है, समानता समाज में जब बिगड़ेगी, तो उसी के जो है विरोध में आप देखोगे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ऐसे धर्मों का भी जो है इवोल्यूशन होगा या उत्पत्ति हो रही है ना। मिडीवल ईरा में भी आते हैं, मध्यकालीन भारत में तो आप देखोगे अकबर के समय हमें दीन इलाही दिखता है, उसके आसपास ही जो हमको भक्ति आंदोलन भी दिखता है। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत से उत्तर भारत पहुंचा था, है ना। नयनार, अलवार, ये सब बात क्यों हो रही है, समाज में एकता रहे, है ना, मतलब ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जो है सबके लिए ओपन रहे, तो भक्ति के द्वारा होगा वो। ठीक, सूफी आंदोलन हो रहा है, सिख धर्म जो है बराबरी की विचारधारा पर ही जो है इसका उसकी उत्पत्ति हुई। यहाँ तक कि हम देखेंगे मराठा किंग जो है शिवाजी, उनका भी बेसिस इसी आधार पे था, स्वराज की स्थापना समानता के आधार पर। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म होंगे, और मॉडर्न इंडिया में जब आएंगे हम तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हो रहे हैं इस समय से। तो ब्रह्मो समाज से लेके आप देखोगे आगे तक, तो उनमें भी जो है एकता पर बात हो रही है। उसी के अंग हमको दिखेंगे क्या, ज्योतिबा फूले, पेरियार आदि, गांधी और अंबेडकर जो है एक्सट्रीम मॉडर्न में अभी हम देखेंगे। ये सब भी बात करेंगे क्या, मानव अधिकारों की। तो देखेंगे हम कि मानव अधिकार की अवधारणा जो है ये वेस्ट की ही नहीं है, ये आपको इंडिया में भी दिखेगी और प्राचीन समय से दिख रही है, लेकिन इस पर जो है बल दिया जाने लगा स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। ठीक, और इसी में हम देखेंगे कि आगे इसके अलावा कई सारे जो है आने वाले समय में रिजोल्यूशन लाए जाएंगे, संकल्प लाए जाएंगे, उनको पास किया जाएगा 1917-1919 में। और सबसे बड़ा विकास होगा जब एनी बेसेंट, उनका न्यूज़पेपर जानते हैं सब कोई, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। और इसमें जो है हमने कॉमनवेल्थ ऑफ 1925 करके एक जो है ड्राफ्ट किया था, क्या चीज़, अधिकारों के बारे में। तो क्या क्या बात की थी उनने, लिबर्टी, व्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की थी। इसके अलावा फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन की भी बात की है, ठीक, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, राय या अभिव्यक्ति देने की स्वतंत्रता की बात की है। एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री में होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए, ठीक। रोड, पब्लिक प्लेस, कोर्ट, जस्टिस, ये सारी सार्वजनिक प्लेसेस जो है इसके उपयोग का भी अधिकार होगा, ठीक। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष जो है सबको समानता रहेगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो है कंसिडरेशन ऑफ नेशनैलिटी, था वो चीज़ का डिफरेंस, भारतीयों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, ठीक। और इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस, मतलब लिंग में भी आपस में समानता रहेगी, भेदभाव नहीं किया जाएगा महिलाओं और पुरुषों के बीच में। इसी में आगे हम देखेंगे और क्या हो रहा है। 1927 में जो है एक ग्रुप बनाया गया था जिसका काम था क्या, सजेस्ट करना। तो उसमें जो है जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, मोतीलाल नेहरू इसके जो है चेयरमैन बनाए गए थे। इनने भी जो है कुछ लिस्ट पेश की थी जिसमें जो है अधिकार थे, ठीक है, इंडिविजुअल्स जो इंडियंस हैं उनको कैसे अधिकार मिलने चाहिए, उनके क्या व्यक्तिगत अधिकार होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मेंशन थी, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला कराची अधिवेशन कब का, 1931 में। कौन थे इसके अध्यक्ष, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल,
सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके अध्यक्ष थे। और इसमें बात की गई थी क्या, कराची रिजोल्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। 1931 में हुआ था कराची में, याद रखेंगे, कांग्रेस का अधिवेशन। तो इसमें भी बात हो रही है क्या, मानव अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में। तो इस प्रकार से हम देखेंगे विकास हुआ। और पोस्ट इंडिपेंडेंस इसमें जो है हमें विस्तृत तौर पर जो है विकास दिखता है मानव अधिकारों के रिस्पेक्ट में। हमारे संविधान में जो है शुरू में तो 7 थे, बाद में 6 फंडामेंटल राइट्स कर दिए गए। इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फिर आपका रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा का, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन सब को जो है जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट्स को भी जो है संरक्षित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उनके उपचारों के लिए भी जो हमने आर्टिकल 32 को भी फंडामेंटल राइट्स बना दिया। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारी लिस्ट है। हो सके तो फंडामेंटल राइट्स जो है कम से कम आपको आर्टिकल नंबर से ध्यान रहने चाहिए। ठीक, आगे आते हैं। अब आ जाते हैं भारतीय रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं हम लोग, पहले इंटरनेशनल देख लिए, अब भारतीय रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो भारत में भी बनाया गया एक NHRC, जैसे UNHRC है। तो NHRC जो है भारत का कब बन रहा है, तो याद रखेंगे 12 अक्टूबर 1993 में जो है इसका गठन हुआ। और ये किसके अंतर्गत हुआ, तो ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखेंगे, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या संवैधानिक निकाय है ना, या वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। ये एक अधिनियम, किसके अधिनियम के प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंतर्गत जो है इसका गठन किया गया। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक, और ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। 3 तरह के निकाय हो सकते हैं, एक हो सकता है संवैधानिक, एक हो सकता है वैधानिक, और तीसरा आपका जो एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के निर्णय पर जिसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये जो हुआ है इसका गठन कब हो रहा है, 1993 में। अब ये किस प्रिंसिपल या किस सिद्धांतों के आधार पर इसका निर्माण हो रहा है, तो भाई पेरिस में एक बैठक हुई थी 1991 के अक्टूबर में, और उसमें बात की गई थी कि कुछ नेशनल इंस्टीट्यूशंस बनना चाहिए ह्यूमन राइट्स से संबंधित। तो उसी के मद्देनज़र जो है भारत में निर्माण किया गया किसका, NHRC का। अब इसके हिसाब से जो है ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन यहाँ पे भी दी गई है ना। तो अगर आप मेंस वगैरह में आ रहे हैं तो आप जो है डेफिनेशन अलग अलग, जैसे हमने देखा UNFPA की अलग डेफिनेशन, यूनाइटेड नेशन में अलग कुछ डेफिनेशन मिल रही है, यहाँ पर PHRA, लेकिन सबका आधार जो है एक ही है। क्या बोल रहा है, क्या, लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये जो है गारंटीड होनी चाहिए। तो ये चीज़ की बात हो रही है। ठीक, वही हिंदी में लिखा हुआ है सारा का सारा, हिंदी और इंग्लिश दोनों कवर्ड है हमारे नोट्स में। आप इसको प्रिंट ले लीजिए या ऐसे ही पढ़िए, आपको जो है लगभग सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, कहीं मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं NHRC का कंपोजिशन क्या है, इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो भाई एक चेयरमैन होता है, और एक चेयरमैन के अलावा जो है 5 चेयरमैन होते हैं, और 5 चेयरमैन के अलावा कुछ पदेन रूप से भी सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, एक चेयरमैन और 5 जो है मेंबर होते हैं। ठीक, तो चेयरमैन कौन होगा, तो ये पहले या तो कोई भारत का जो है चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट का, ठीक, और कोई सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है। तो ये दोनों, उसके पास कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और एक सदस्य जो है वो या तो जज हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, और एक जो है हु हैज़ इज और हैज़ बीन दी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो मतलब वो या तो भारत के हाई कोर्ट का, किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, वो किसी सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक, तो 2 लोग हो गए वहाँ पे। अब ये बचे जो 3 मेंबर हैं, ठीक, तो इसमें से 3 मेंबर क्या होंगे, ये 2 हो गए, यहाँ पे पहला चेयरमैन का हो गया, यहाँ पे 2 सदस्यों का हो गया। एक सदस्य के बारे में यहाँ हो रहा है और एक सदस्य के बारे में यहाँ हो रहा है। ठीक, मतलब एक होना चाहिए आपका क्या, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, और एक जो है आपका किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए।
आगे आते हैं 3 सदस्यों के बारे में। तो ये 3 सदस्य ऐसे होने चाहिए जिनको जो है प्रैक्टिकल वास्तविक नॉलेज हो किसका, ह्यूमन राइट्स से संबंधित मुद्दों के बारे में। तो ये क्या होंगे, आपके अन्य 3 सदस्य होंगे। ठीक है, अब ये हो गए आपके 5 सदस्य, एक चेयरमैन। इनके अलावा और कौन कौन जो है इसके चेयरमैन हो सकते हैं, ये मेंबर हो सकते हैं। तो कौन कौन है, ये सब इसके पदेन सदस्य हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन हैं, मेंबर्स हैं, माफ़ कीजिएगा, मेंबर्स हैं। तो इसमें क्या है, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट का भी जो चेयरपर्सन होगा वो भी इसका सदस्य होगा। नेशनल कमीशन या फिर राष्ट्रीय आयोग किसका, आपका अनुसूचित जनजाति का, उसका भी सदस्य जो है क्या होगा, इसका मेंबर होगा। नेशनल कमीशन ऑन वुमेन वो भी इसका होगा। नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ वो भी होगा। नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस पिछड़ी जनजाति का वो भी होगा। फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बाल अधिकारों के लिए जो है। इसके अलावा नेशनल कमीशन ऑन डिसेबिलिटी अगर कोई है उसका जो आयोग है उसका चेयरपर्सन भी जो है इसका मेंबर होगा। तो मतलब उधर 5 सदस्य के अलावा ये और 7 सदस्य इसके पदेन रूप से क्या होंगे, मेंबर होंगे, सदस्य होंगे। और अगर कोई सिटिंग या कोई ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए और हाई कोर्ट का अगर चीफ जस्टिस है, सिटिंग जो ऑलरेडी है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या होना चाहिए, पहले कंसल्ट करना ज़रूरी है, उससे जो है एक विचार विमर्श मशवरा लेना ज़रूरी है, तभी उसको जो है सदस्य बना सकते हैं। सिटिंग ध्यान रखेंगे, अगर कोई सिटिंग है तो। रिटायर्ड वाले होंगे तो नहीं ज़रूरत। अभी आ जाते हैं, देखते हैं कि कौन कौन चेयरपर्सन हैं, ये ज़रूर याद रख के जाइएगा, लिस्ट दी गई है। ठीक, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो कौन कौन है, सबसे पहले भारत में जो है, आप देखो कौन है भारत में अभी चेयरमैन कौन है, तो श्री कौन है, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। तो ध्यान रखेंगे अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। इसके अलावा याद रखेंगे अच्छे से, अरुण कुमार मिश्रा जी के अलावा जो है आपको कौन दिख रहे हैं, ये पीडीएफ में आपको और अच्छे से लिस्ट दिख जाएगी। तो इसमें देखेंगे उनके अलावा हैं आपका ध्यानेश्वर मनोहर मूले सदस्य हैं। इसके अलावा राजीव जैन ये भी सदस्य हैं। इसके अलावा ये सारे जो माइनॉरिटीज से लेके आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक, ये सारे इसके जो सदस्य हैं ये इसके मेंबर होंगे। इसके अलावा नेशनल कमीशन ऑफ, ये सारे जो हैं आपके इसके सदस्य के ये सदस्य होंगे। आपने देख लिया ये। तो आज की डेट में इसमें देखेंगे आप तो परमानेंट में जो सदस्य दिख रहे हैं 2, 3 अभी शायद हो सकता है पद रिक्त होंगे, इसलिए उनके नाम नहीं दिख रहे हैं। ये भी मैंने वेबसाइट से निकाला है, तो इसे अच्छे से कर लिया जाएगा। अब आते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन या इसका गठन कैसे हो रहा है। ठीक है, वही चीज़ मैंने बोला, एक चेयरमैन होगा, 5 फुल टाइम मेंबर होंगे और 7 जो है आपके क्या डीम्ड सदस्य होंगे। ध्यान रखेंगे, ये पूछ सकता है पेपर में एनएचआरसी के सदस्यों के बारे में। इसके अलावा इनके कुछ स्पेशल डिवीज़न या विभाग भी हैं। तो एक लॉ डिवीज़न है, एक इन्वेस्टिगेशन डिवीज़न है, एक रिसर्च डिवीज़न है। तो ऐसे इनके 3 मुख्य डिवीज़न हैं, इसके बारे में भी ध्यान रख लेना। ठीक, इसी में अब आगे और देखते हैं क्या है। ट्रेनिंग डिवीज़न है, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न है। अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो भाई ध्यान रखेंगे इनकी नियुक्ति कर रहे हैं हमारे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जो नियुक्ति कर रहे हैं उनकी रिकमेंडेशन पर। और लेकिन राष्ट्रपति किसकी रिकमेंडेशन पर कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति कर रहे हैं रिकमेंडेशन। एक कमेटी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर उसके हेड होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन बोथ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होना चाहिए। जो भी सदन का जो है नेता है विपक्ष का, वो दोनों सदनों का। इसके अलावा यूनियन होम मिनिस्टर। तो इतने सारे लोग मिलके कुछ 6 मेंबर की एक कमेटी बनती है। 6 मेंबर की कमेटी रिकमेंड करती है, सुझाव देती है किसे, प्रेसिडेंट को। उस आधार पर जो है नियुक्ति की जाती है किसकी, मेंबर्स और आपका चेयरपर्सन की। ठीक, अब इनका टर्म अगर देखें तो ध्यान रखेंगे ये जो है
3 साल के लिए टर्म है इनका, और अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 साल, है ना, जो दोनों में से जल्दी हो वो इनका होगा। ठीक, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव, राष्ट्रपति इनको जो है स्पेशल सरकमस्टेंसेस में, कुछ स्थिति में जो है, परिस्थितियों में हटा सकते हैं पद से। ठीक, इसमें आगे देखेंगे पहले कौन थे, तो रंगनाथ मिश्र थे। सबसे लंबे समय तक कौन रहे, तो केजी बालकृष्णन रहे। अब ये कुछ क्या क्या उनके मैंडेट्स हैं, नॉर्मल हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, और पेपर में अगर आएगा, अगर आप अपना तर्क भी इस्तेमाल करोगे तो आप ये सारे जो है टॉपिक, अब ह्यूमन राइट से संबंधित कुछ चीज़ होगा तो क्या इंक्वायरी करेंगे, वायलेशन की, प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, ह्यूमन राइट के संरक्षण की बात कर रहा है, उसके लिए रिकमेंड भी करेगा कुछ चीज़ें कि आप कैसे कैसे मेजर्स लो, क्या क्या चीज़ लेंगे। फिर एक्ट ऑफ टेररिज्म अगर हो रहा है तो उससे संबंधित, तो ये एक बार भी आप जैसे रीड कर लोगे ये सारे पॉइंट, तो इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इसके फंक्शन क्या है, आप अपना तर्क इस्तेमाल करके भी जो है ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो ये सारे हो गए। रिमूवल कैसे होगा, तो मैंने बताया प्रेसिडेंट ही जो है इनको रिमूव करता है। किस आधार पर कर रहा है, तो बैंकरप्सी, अनसाउंड माइंड, इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी और माइंड, और सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, मतलब कोई जो है दिवालिया घोषित हो गया है, अस्वस्थ, दिमागी तौर पर अस्वस्थ है, शरीर या दिमाग की दुर्बलता है, किसी अपराध के लिए कारावास, जेल भी हो चुकी है, और या सवैतनिक रोजगार में संलग्न होने के आधार पर, अपना भी जो है कोई साथ में पैरेलली जो है वो पेड एम्प्लॉयमेंट में है। तो लेकिन इसको हटाने के लिए एक और तरीका है, जो क्या है, आपका दुर्व्यवहार और अक्षमता, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, मतलब ये किसके समान हो गया, आपके जजों के समान हो गया आधार, इस आधार पर भी जो है इसे हटाया जा सकता है। और इसके अलावा जो है ये खुद रिजाइन या अपना जो है त्याग पत्र दे सकता है राष्ट्रपति को पद छोड़ने के लिए। ठीक, तो ये हो गए कुछ इसके। शक्तियां क्या है, तो सिविल कोर्ट के तौर पर ये कार्य कर सकता है, ये रिकमेंड भी कर सकता है और कंपनसेशन भी देने को कह सकता है। ठीक, इसके अलावा ये क्या, अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट या कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर में भेजता है। वैसे ही आता है आपका क्या, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, माफ़ कीजिएगा, इलेक्शन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक चेयरमैन होगा और मेंबर्स होंगे, और ये किसके द्वारा नियुक्त होंगे, गवर्नर। वहाँ हमने देखा किसके द्वारा हो रहे थे, प्रेसिडेंट के द्वारा हो रहे थे। ठीक, किसके कंसल्टेशन से हो रहे थे, वहाँ 6 लोग की कमेटी थी। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, और कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर 4 लोग जो है हमको दिखाई दे रहे हैं। सेम होगा 3 साल और 70 साल, जो पहले आ जाए। ठीक, हालांकि इनकी नियुक्ति कौन कर रहे हैं, गवर्नर, लेकिन इनको पद से जब हटाना होगा तो वो कौन करेगा, पद से हटाने के लिए सारा दायित्व होगा राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति ही इनको पद से हटा सकते हैं। ठीक, आगे आते हैं। एट प्रेजेंट जो है 25 राज्यों में जो है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है। ठीक, वेस्ट बंगाल जो है पहला ऐसा राज्य था जहां पर ह्यूमन राइट कमीशन के बनाया गया था स्टेट लेवल पर, कलकत्ता में 8 जनवरी 1994 को। ठीक, छत्तीसगढ़ में अभी कौन है, तो ध्यान रखेंगे ये एक्टिंग है ना, कार्यवाहक है। कौन है, तो गिरधारी नायक जी हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे अभी एक्टिंग तौर पर है। फर्स्ट कौन थे, तो जस्टिस KM अग्रवाल थे। ये पढ़ चुके होंगे कई बार छत्तीसगढ़ के फैक्ट में। ठीक, तो यहाँ पे अपना जो है ह्यूमन राइट्स से संबंधित अपन ने जो है टॉपिक देख लिया है, क्या क्या प्रमुख एंगल से जो है क्वेश्चन निकल सकते हैं, वो सारे चीज़ को हमने कवर करने की कोशिश की है। ह्यूमन राइट्स से जो भी आ सकते हैं, ज़्यादा देर का रीड नहीं होगा, आप इसको कुछ देर में PDF से पढ़ सकते हैं। कुछ एड ऑन लगे तो अपने नोट्स भी इसमें बना सकते हैं। और क्लाइमेट चेंज का जो एक टॉपिक था वो मैं आज या कल में अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा जल्द ही जो हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी जो लेक्चर चालू करेंगे। तो होपफुली ये आप सबके लिए जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप सबको इससे सहायता मिल रही होगी। और इसी तरह जो है हमारी सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जो है आप लेक्चर पहुंचाइए। इसके अलावा और कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और कुछ अगर इनपुट जो हमारी तरफ से आना चाहिए तो आप उसमें हमें कमेंट करके भी जो अवगत करा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।